हेलो बच्चों, डीएनएस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग आपके पार्ट बी का आखिरी यूनिट भी कवर कर लेंगे, जो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज है, वो भी खत्म कर लेंगे। तो आपको पूरे का पूरा सिलेबस वाला पोर्शन, जो इसके इम्पोर्टेंट लेक्चर थे, टॉपिक थे, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो ये आपका समापन है। लेक्चर 1 ही है केवल इसमें, इसलिए लेक्चर नंबर 1 ही लिखा हुआ है, लेक्चर 2 नहीं आ रहा है। ये पूरा का पूरा यहीं से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसा कि मैंने बताया है आप लोग को, एक्सपेक्टेशन इज नथिंग, इट इज अ मीन। ये क्या होती है? मीन होती है रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल के मीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। ये कैसे फाइंड होता है? समेशन और इंटीग्रेशन, या समेशन या रहे तो इंटीग्रेशन रहे, यानी कोई रैंडम वेरिएबल का उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन करके उसकी जितनी वैल्यूज है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उनका मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे या इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा वो एक्सपेक्टेशन निकलेगा। डिस्क्रीट केस में सम होता है, कंटिन्यूस केस में इंटीग्रेशन होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होती है। तो द एक्सपेक्टेशन और द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x डिनोटेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ x और म्यू x। ये म्यू सफिक्स में x है, न कि ऊपर x है, सफिक्स में x है। ये इसको सही कर लेता हूं मैं, ठीक है। म्यू x mu x represents the long run average value of x over many independent trials। जितने भी इंडिपेंडेंट ऐसे सिक्का है, ठीक है, सिक्के को अगर हम उछालते जाएं उछालते जाएं उछालते जाएं, उसमें मान लेते हैं कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है p है, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी p है। अगर हम लोग 10 करोड़ बार सिक्का उछाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, 10 करोड़ बार सिक्का उछाले हैं, ये हमको ऑलरेडी पता है कि सिक्के के हेड आने की प्रोबेबिलिटी p है। तो 10 करोड़ बार अगर सिक्का उछाल रहे हैं, तो ऑन एवरेज कितनी बार सिक्का आएगा, उस पर हेड कितनी बार आएगा, वो 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाई p बार हमारा वो आएगा, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि मान लेते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक। तो हमने क्या कर लिया, एक सिक्का था, उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो हम क्या बताओ कितनी बार हेड आएगा? अगर हम लोग 3 लाख बार सिक्का उछाले तो 1 लाख बार, हम वैसे बोलते ना 1 लाख बार हेड आएगा, 1 लाख बार हेड आएगा, 2 लाख बार हमारा टेल आएगा। तो उसी बेसिस पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं, इसी को भी बोलते हैं क्या? एक्सपेक्टेशन। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, जरूरी नहीं कि 1 लाख एग्जैक्ट आ जाए उसी पे रुक जाए, 1 लाख एक भी आ सकता है, 1 लाख से 2 कम, 3 कम, 4 कम, 1 कम, कुछ भी हो सकता है, लगभग 1 लाख के आसपास आएगा। इट इज अ मेजर ऑफ सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है कि ऑन एवरेज कहाँ पे कंसंट्रेट हो रही है हमारी एक्स की वैल्यू, रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में क्या होता है एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन? फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टेकिंग वैल्यूज x1 x2 xn, लास्ट में इनफाइनाइट, मतलब जो भी इसकी वैल्यूज पॉसिबल है, जो कि इसकी स्मॉल वैल्यू रियल नंबर है, विच इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी, अगर x1 लेने की प्रोबेबिलिटी, x की वैल्यू x1 लेने की प्रोबेबिलिटी px1, x की वैल्यू x2 लेने की प्रोबेबिलिटी px2, x की वैल्यू x3 लेने की प्रोबेबिलिटी px3, यहाँ पे i होगा, ठीक है। इस तरह से डिफाइन अगर हो रही है तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स आई मतलब जो भी वैल्यू ले रही है एक्स, एक्स आई और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई का सम कर देंगे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकल जाएगा। जैसे हमने बताया था ना कि एक नंबर है, मान लेते हैं कि नंबर है वो 1 2 3 4 नंबर ले रहा है, मान लेते हैं कि एक सब के सब, मान लें कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। तो हम लोग इनका मीन लेते क्या करते हैं, 1+2+3+4/4 करते हैं ना, 1/4+2/4+3/4+4/4 यही करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे कर रहे हैं, देखिए ध्यान समझिए, इसको भी मिटा देते हैं, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको 1 2 3 4 का अगर हमको सिंपल अरिथमेटिक मीन चाहिए होता है, ये अरिथमेटिक मीन, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला नहीं, ऐसे हम ले लेते हैं नंबर 1 2 2 3 3 5 5 7, ऐसे नंबर हमको इसका अरिथमेटिक मीन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 कितनी बार आया है, 2 × 2, 3 कितनी बार आया है, 2 × 3,
ठीक है ना, या ऐसे टू और सही तरीके से लिखें, 2 × 2 प्लस 3 × 2, मतलब पहले नंबर लिख रहे हैं फिर उसको कितनी बार आ रहा है उसको लिख रहे हैं, प्लस 5 × 2 प्लस 7 × 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 3 2 5 3 8 8, तो 1 बाई, देखो ये हो जाएगा सिंपल सा, ये हो जाएगा 1/8, अगर अलग अलग कर दें, ये 2 × 2/8 प्लस 3 × 2/8 प्लस 5 × 2/8 प्लस 7 × 1/8, ये 1 × 1/8। तो अगर हम इसको x डिफाइन करें कि हमारा x जो है 1 2 3 5 और 7 ले रहा है प्रोबेबिलिटी, तो x की वैल्यू 1 लेने की प्रोबेबिलिटी 1/8, 2 लेने की प्रोबेबिलिटी 2/8, 3 लेने की प्रोबेबिलिटी 2/8, 5 लेने की प्रोबेबिलिटी 2/8, 7 लेने की प्रोबेबिलिटी 1/8। अब इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहीं से आना है, यहीं से ये क्या है, ये तो मीन दे रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि x की अलग अलग वैल्यू है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको मल्टीप्लाई करके सम करें तो हमें क्या मिलेगा, मीन मिलेगा। तो ये भी क्या देगा हमको, मीन देगा। यहीं से आया है ये वाली डेफिनेशन। तो एक्सपेक्टेशन, मीन इज नथिंग, मीन इज द वैल्यू मल्टीप्लिकेशन, मीन इज द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यू विद इट्स प्रोबेबिलिटी। यही क्या हो जाता है एक्सपेक्टेशन, कि मीन इज द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यू एंड विद इट्स प्रोबेबिलिटी, इसी का सम होता है हमारा क्या, एक्सपेक्टेशन। ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट द सम ऑफ कन्वर्ज इज एब्सोल्युटली कन्वर्ज, मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्ज करने का मतलब है कि इसका मॉडुलस भी कहीं ना कहीं कन्वर्ज करना चाहिए, तब जाके ये एग्जिस्ट करेगा। अगर ये कन्वर्ज नहीं करेगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, एग्जिस्ट न करने का मतलब क्या है, एग्जिस्ट न करने का मतलब ये है कि इसका सम एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू नहीं आएगी, बदलती जाएगी हर बार, आप सीरीज को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अगर ये कन्वर्ज करेगा तो एक सिंगल पॉइंट पे ये कन्वर्ज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी ले सकती है ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ज करवाएंगे तो ये हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्ज करवाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी रहेगा पॉजिटिव भी रहेगा, सब कन्वर्ज कर लेगा। और अगर ये जब कन्वर्ज कर रहा है तो इससे ये बड़ी सीरीज है इससे, तो जब ये कन्वर्ज करे तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा। तो यही टेस्ट करने का तरीका होता है, सीरीज और सीक्वेंस को टेस्ट करने का तरीका होता है। आप लोग आगे पढ़ोगे मैथमेटिक्स में इसको, कि जब इसकी मॉडुलस वैल्यू कन्वर्ज करेगी, जैसे हम कहें ना कि 1 2 3 4 ये कहाँ तक जाएगा, ये कन्वर्ज करेगा, ऐसे कुछ में नेगेटिव ले रहे हैं, ऐसे सपोज कर लेते हैं कि 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1/4 ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, -1/5 प्लस 1/6 माइनस अप टू इनफाइनाइट। अब ये कन्वर्ज किस पे करेगा, कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग सम ले लेते हैं किसका, 1 + 1, इसकी मॉडुलस वैल्यू ले लेते हैं सम, 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है, ये इससे बड़ी वैल्यू है ना, देख सकते हैं इससे बड़ी वैल्यू है क्योंकि इसमें घट रहा है, पर इसमें क्या सब जुड़ रहा है। ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि ये कन्वर्ज करेगा। क्यों ये कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो ये माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 - x का एक्सपेंशन है। तो अगर आप यहाँ पे log 1, ये कन्वर्ज ऐसे करेगा नहीं, शायद log 0 की वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी। अगर ये कन्वर्ज नहीं करेगा तो हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये है, तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा तो ये भी कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये log 1 + x की है, log 2 ये तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर कन्वर्ज करेगा तो ठीक है, पर ये अगर कन्वर्ज नहीं करेगा तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये इसका मॉडुलस वैल्यू ऐसे चेक करते हैं इसको। ठीक है ना, ये भी होना चाहिए वैसे, ये किसी का होगा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो सीरीज का समेशन है, एक बार उसको देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो थोड़ा सा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन 2। अब यहाँ पे समेशन वहां इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए हो जाएगा। और ये जो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है ये हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज होता है, और डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, बाकी समेशन के जगह पे इंटीग्रेशन, तो हमारा पूरा पूरा इस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन जनरल हम कहेंगे कोई फंक्शन है gx, x नहीं कोई फंक्शन है gx, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, gx और विद x का डिस्ट्रीब्यूशन
कीप मल्टीप्लिकेशन. dfx is nothing, it is fx dx. distribution function और differentiation of distribution function is fx dx. वही लिखा हुआ है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है ना, सेम है. ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है. फिर नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी क्या होती है एक्सपेक्टेशन की, ये लिनियरिटी करते हैं. इससे हम कहें कि 1 2 3 4 का मीन क्या होगा अलग से जब आपको पता है, और 6 7 8 का मीन हमको अलग से पता है, तो इन सबको कंबाइन करें तो इनका मीन क्या होगा, तो इनको कंबाइन करके मीन निकाले या फिर इनका अलग अलग मीन निकाल के जोड़ दे, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी. तो वही यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एनी रैंडम वेरिएबल x एंड y नॉट नेसेसरली इंडिपेंडेंट हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता. तो अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालना चाह रहे हैं ax प्लस बी वाई का, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन a एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b एक्सपेक्टेशन ऑफ y के बराबर होगा. और अगर हम और इसको जनरलाइज कर लेंगे, दो के लिए था, इसको हम जनरलाइज कर ले कि ai xi समेशन i फ्रॉम 1 टू n, तो किसके बराबर हो जाएगा, समेशन i फ्रॉम 1 टू n ai एक्सपेक्टेशन ऑफ xi के बराबर होगा. ये है. अब इसको प्रूव करना हो तो अगर हम डिस्क्रीट केस में देखें, प्रूफ आगे, हाँ आगे प्रूफ का पेज तो है ना, मैं पिछली बार की तरह फेस में करने वाला था. तो प्रूफ देखिए, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा कंसीडर एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस by. ठीक है ना, हम अभी इसका डिस्क्रीट केस कर रहे हैं, डिस्क्रीट केस लिख दे रहे हैं ना. सेम तरीके से जहां जहां वो होगा वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. आप बस समेशन के जगह पे इंटीग्रेशन और px से यहाँ पे fx dx कर लेंगे तो आ जाएगा. और अगर ऐसा है तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ओवर, ठीक है, समेशन ओवर ax प्लस by, ठीक है ना, pxy कर ले रहे हैं, pxy ax प्लस by pxy. ठीक है, आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा. ठीक है, और यहाँ डबल समेशन होगा क्योंकि दो है ना, एक x का भी रेंज चलेगा, एक y का भी रेंज चलेगा. तो समेशन ओवर यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, और ax प्लस by pxy. अगर कंटिन्यूअस केस रहेगा, दो इंटीग्रेशन, एक x की इंटीग्रेशन एक y की इंटीग्रेशन, ये फंक्शन इनटू fxy dx dy, ऐसे आप कर लीजिएगा इसको. ठीक है, फिर हम क्या करें, इस समेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x y ax pxy प्लस x y by pxy. ठीक, एक कांस्टेंट है बाहर कर ले रहे हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट बाहर कर ले रहे हैं, y का रेंज चल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में x भी कांस्टेंट है, x और फिर ब्रैकेट में समेशन ओवर y pxy. ठीक है, फिर प्लस b कांस्टेंट बाहर कर ले रहे हैं, ठीक है, और यहां x और y को अगर हम ये समेशन को उल्टा चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे y कर ले रहे हैं और यहाँ पे x था, x बाहर हो गया, हाँ, और यहाँ y बाहर हो जाएगा और समेशन ओवर यहाँ पे कर ले रहे हैं x px y. समेशन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले x के सम करें फिर y का सम करें, या पहले y का सम करें फिर x का सम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है ना, जैसे ये क्या है, रो कॉलम वाइज सम है कि आपको ये x दे दिया और ये y दे दिया, ये वैल्यू सारी है ऐसे से x के करस्पॉन्डिंग, फिर ऐसे से y करस्पॉन्डिंग, फिर इनका सम लास्ट में ही करना है. चाहे पहले ऐसे सम करो फिर ऐसे सम करो, उसके बाद वैल्यू निकालो, चाहे पहले ऐसे सम करो फिर ऐसे सम करो, इसके बाद वैल्यू निकालो, जबकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी. आपको और ये विजुलाइज कराते हैं. जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हम लोग x y की वैल्यू लिख रहे हैं, x की वैल्यू 1 2, y की वैल्यू 3 4, और यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2, ठीक है ना. हाँ, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये लिख रहे हैं a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ d. ठीक है, अब हमको टोटल का सम चाहिए, तो पहले ऐसे सम कर लूं a प्लस सी b प्लस डी, और फिर ऐसे सम कर लूं a प्लस बी सी प्लस डी, और फिर इनका सम करो. ठीक है ना, फिर इनका सम करो, देखो a प्लस सी बी प्लस डी, इसका सम करो कितना जाएगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस डी. और अगर ऐसे सम करेंगे, ऐसे सम ना करके ऐसे सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दोनों सेम आंसर आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस
डी। तो पहले y के करस्पॉन्डिंग सम करके करो सॉल्व, या तो पहले x के करस्पॉन्डिंग सम करके करो सॉल्व, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यही काम यहाँ पे किया जा रहा है कि समीशन इस केस में सेम आएगा। और फिर क्या हो जाएगा, देखिए a हो जाएगा। अब देखिए y की रेंज हम जॉइंट, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो y की रेंज चलाएंगे तो हमारे मार्जिनल ऑफ x निकले, कि हमारी y सारी वैल्यू मिलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग केवल हमको px मिलेगा। तो ये हो जाएगा x इंटू px। ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को जब किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो वो दूसरे वेरिएबल का वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे x और y का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन था, तो y के रिस्पेक्ट में जिसको हम सम कर रहे हैं तो ये x का मार्जिनल निकलेगा, क्योंकि y का सम करने, y के रिस्पेक्ट में सम करना तो y की वैल्यू रख रहे हैं। y जब रियल फंक्शन, यहाँ रियल वैल्यू ले रहे हैं, केवल x बचेगा ना, तो फंक्शन ऑफ x मतलब pdf ऑफ x या pmf ऑफ x। फिर b हो जाएगा और y, और ये आ जाएगा आपका पी वाई, वाई पी वाई। और ये क्या हो गया, ये हो गया a एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली हमको इसको भी करना होगा, तो n पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, फिर इनके n रैंडम, n जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे, n समेशन बनेगा, फिर n अलग अलग हिस्सों में हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, फिर ये हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा। तो ये इसे जनरलाइज्ड फॉर्म है, पर्टिकुलर फॉर्म यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू, पहले आप 2 रख लीजिए, 2 रख करके ये रिजल्ट प्रूव कर लीजिए कि हाँ ट्रू के लिए सही है। फिर से k के लिए सही मान लीजिए, k के लिए सही मान के k प्लस 1 के लिए सही कर दीजिए, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा। सॉरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट, एकदम आसान सा है। हेंस एक्सपेक्टेशन ऑफ cx इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों समय सही है कि इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ c इज इक्वल टू c, अब कांस्टेंट वैल्यू मतलब दो 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 का मीन क्या होगा, दो ही होगा, है ना। वही लिखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ c इज इक्वल टू c, हेंस एक्सपेक्टेशन ऑफ cx इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ c एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है ना। तो अगर हम पहले ये प्रूव करना चाहें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम डिस्क्रीट केस लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस आसान है, रिप्लेस करने पे केवल आ जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा c fx, ठीक है ना, c px लिख लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। px मान लेना कि c फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट फंक्शन है, तो c कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, px होल रेंज पे pmf का सम करोगे कितना आ जाएगा 1, तो c इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया c, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ c इज इक्वल टू हमारा c आ गया। और फिर सेम तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ cx क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ cx हो जाएगा रेंज c इंटू एक्स पी एक्स, आपको c तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा समेशन से x x पी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा c एक्सपेक्टेशन ऑफ x, प्रूफ। एकदम आसान आसान सा है ये टर्म। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हमारी ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती है बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की, इन सब्जेक्ट्स की नवोदय बैच के थ्रू, जिसमें हम लोग ऑफर प्राइस में चल रही है मात्र 1250 रुपए। अगर DNS20 का कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये बहुत रिड्यूस अमाउंट में अवेल हो जाएगी, जिसमें आप 4 पेपर पढ़ोगे, 2 मेजर 2 माइनर कोर्सेज, ठीक है। जिससे कुछ फीचर्स क्या है कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास चलेगी, लाइव डाउट क्लास चलेगी, क्लास प्लस हैंड नोट्स मिलेगा, PYQ कराया जाएगा, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज भी आप लोग को यहाँ कराया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी आपको, जिसकी ड्यूरेशन आपको 3 मंथ की है, वैलिडिटी आपकी है एग्जाम तक। ड्यूरेशन मतलब 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपका एग्जाम तक आपका ये लेक्चर, ये कोर्स चलता रहेगा, ताकि आप लोग सुगमता पूर्वक अपने पढ़ाई को कन्वर्ट कर सके, अच्छे से मतलब पूरा कंप्लीट कर सके, कन्वर्ट नहीं कंप्लीट कर सके। और फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, और DNS एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और कूपन कोड लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे से डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा। तो अपने पढ़ाई को अच्छा से करने के लिए आप इस कोर्स को अवेल करा सकते हैं। तो आगे लेक्चर पढ़ते हैं क्या है। अब नेक्स्ट हमको ये प्रूव करना है कि इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये देखिए एकदम मतलब नॉर्मल सी चीज है, ये आप लोग जानते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी का मीन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो अब वही है कि अगर एक सीरीज में सारे नंबर ले रहे हैं और दूसरी सीरीज में सारे छोटे नंबर ले रहे हैं, उनका मीन लेंगे तो मीन भी बड़े नंबर का ज्यादा आएगा, छोटे नंबर का कम आएगा। तो यही हमें अब करना है प्रूफ, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट करते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 एज देन
ऑलमोस्ट श्योरली देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये ऑलमोस्ट श्योरली से कहने मतलब ऑलमोस्ट श्योरली, ये क्या है, ऑलमोस्ट श्योरली, ठीक है ना, मतलब ये फिक्स है कि हाँ होगा ये। तो डिस्क्रीट केस ही इसमें भी लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूअस केस आप कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि हाँ, कंसीडर एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ओवर x पी एक्स, ठीक है ना, सिंस px is pmf, then px will be greater than or equal to 0 and expectation of x is the sum of multiplication of x and px, then if x will be greater than 0। ये तो मतलब ऑलरेडी प्रूफ्ड है, इसको मैं प्रूफ कैसे करूं, ठीक है। ठीक है ना, and if xi is equal to 0 then each xi pxi will also be greater than 0 or equal to 0, so expectation of x greater than or equal to 0। अब इसी रिजल्ट की हेल्प से हम लोग ये वाला प्रूफ करेंगे। अगेन let z is equal to x minus y, so if x is greater than or equal to y, which implies that z is greater or equal to y 0, which implies that expectation of z will be greater or equal to 0 according to above, ठीक है ना, which implies that expectation of x minus y is greater than or equal to 0। यहाँ पे देखिए a और b का फॉर्म बन रहा है, जहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 है, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax1 मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x 1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y greater or equal to 0, which implies that expectation of x is greater or equal to expectation of y। प्रूफ हो गया, आसान सा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। फिर इसमें भी डिस्क्रीट केस लेके चल रहे हैं, आप लोग को मैं बता दे रहा हूं पहले से कि दो हमारे इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते थे, जब उन दोनों का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हमारी जो होती थी वो अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती थी, याद होगा आप लोग को। तो सेम तरीके से दो डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा, दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट तब होंगे जब उनका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो उनके अलग अलग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर अगर होगा तो ये होगा। सेम चीज है, बस यहाँ इवेंट है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में इवेंट को डिफाइन कर दिया गया है। तो ज्वाइंट हमारा रैंडम ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल का जो वो है पीएमएफ है या पीडीएफ है, अगर हमको अलग अलग मार्जिन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारा क्या हो गया, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो गया। एक्स जहाँ पे ए करस्पॉन्डिंग है, बी और वाई हमारा बी के करस्पॉन्डिंग है, जैसे हमारा यहाँ पे इवेंट होता था इंडिपेंडेंट। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। देन तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट केस, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई लेके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, समेशन ओवर एक्स और ये वाई और ये एक्स वाई और ये हो जाएगा पी एक्स वाई, ठीक है, पी एक्स वाई हो जाएगा। अब सिंस
x and y are independent, तो pxy is equal to px into py, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई पी एक्स इंटू पी वाई, और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में हो गया है, तो x वाले को x के साथ रख लेते हैं और y वाले को y के साथ रख ले रहे हैं, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, और ये क्या बन गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब नेक्स्ट, for event a such that let I of a is equal to 1 if a occurs and 0 otherwise, मतलब I a हमारा कुछ इस तरीके से डिस्क्रीट केस में इसको भी डिफाइन कर रहे हैं, हमारा I of a किस तरह से डिफाइन है कि इसकी वैल्यू 1 if a occurs, ठीक है, एंड 0 otherwise, ऐसे कर लेते कि if a does not occurs, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ आई ए हमारा क्या हो जाएगा, आई ए की वैल्यू अगर अकर करेगी तो 1, और इसकी होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरेंस, ठीक है, फिर प्लस 0 इंटू ए अकर ना करे, ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है तो ना अकर करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है, तो क्या आ गया, पी है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, if G is convex and expectation of mod x, मतलब expectation of x exist करता है, मतलब mod x less than infinite, then expectation of gx is greater than or equal to g of expectation of x। इसको प्रूफ करते हैं, ये भी आसान सा है, देखिएगा। इसको हम एक और मेथड, लेकिन एक आसान मेथड से हम करवाना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम आपको पहले कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का मतलब समझा सकें कि व्हाट इज़ द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, उसके बाद आप लोग अच्छे से इसकी बात को समझ पाओ। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहाँ गया यार, नहीं तो ऐसे ही बताऊंगा। ये एक्चुअल में है जेनसन, हाँ जेनसन इनइक्वालिटी तो लिखा तो है, जेनसन इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं। ये जेनसन इनइक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म पढ़ते हो, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो जेनसन इनइक्वालिटी ही है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, कंसीडर द कॉन्वेक्स फंक्शन, कंसीडर द कॉन्वेक्स फंक्शन
कॉन्वेक्स फंक्शन होता क्या है, लिखा है ना जी इज कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स फंक्शन होता क्या है कि consider since the convex function is defined by since the convex function is defined by क्या होता है, देखिए होता क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन इज डिफाइंड बाय फॉर, हाँ ठीक है, कि फाई ऑफ मतलब है जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ तो देखिए होता क्या है, कॉन्वेक्स सिंस जी इज कॉन्वेक्स फंक्शन, सिंस जी इज कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है ना, देन क्या हो जाएगा, फॉर एनी x and y, then for any and x and y and lambda which is less or equal to 1 and greater or equal to 0, we have ठीक है g of lambda x, g of lambda x plus 1 minus lambda y, g of lambda x plus 1 minus lambda y will be lesser equal to lambda gx, ठीक है, प्लस 1 माइनस लैम्डा जी वाई, ये होता है कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर इस पे हम अगर अप्लाई करना चाहें तो x की जगह पे अगर हम y कर दें, ठीक है ना, पुट x इज इक्वल टू y, यहां पे अरे y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x अगर हम यहां पे अप्लाई कर दे एक बार के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, g ऑफ लेमडा x प्लस x माइनस लेमडा x, ये हो जाएगा लेसर इक्वल टू लेमडा जी एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा जी एक्स, ठीक है, 1 माइनस लेमडा जी एक्स, तो यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा g ऑफ x इज लेसर इक्वल टू, क्या हो जाएगा, g ऑफ x इज लेसर इक्वल टू लेमडा जी एक्स प्लस जी एक्स माइनस लेमडा जी एक्स, ठीक है, लेमडा जी एक्स, अरे यार अरे यार क्या मिस्टेक हो रहा है हमसे, ठीक है ना, ये होता है, इसको ऐसे कर लीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए, ये होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स लिखना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स लिखना चाह रहे हैं, क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, लेमडा एक्स प्लस एक्स माइनस लेमडा एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, इसी का यूज करेंगे, चलिए हाँ कुछ नहीं करना है, इसी का यूज करना है,
लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा एक्स विच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी, ठीक है, लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद ये वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी लेमडा, ठीक है, लेमडा एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया, जी ऑफ एक्सपेक्टेशन, अरे यार मुझे ना जो करना है, मैं यहाँ से भी एक मिनट, मुझे नहीं लगता है कि क्लीन करना पड़ेगा सर अभी, मैं जो करना चाह रहा हूँ ना, ठीक है, हाँ, तो याद है कि इफ यह होता है कि इफ जी एक्स इज कॉन्वेक्स, ये होता है इफ जी एक्स इज कॉन्वेक्स फंक्शन according to previous rule, if gx is convex function, then क्या हो जाएगा, then g of lambda x plus 1 minus lambda y, ठीक है, is lesser equal to lambda gx plus 1 minus lambda gy, ठीक है ना, lambda gx plus 1 minus lambda gy, ठीक। तो अब देखिए ये हमारा दिया हुआ है, ये लिखा है, ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स फंक्शन का है केस। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम अगर हम x रख देंगे तो यहाँ पे केवल, ठीक है ना, यानी कि यहां से क्या हो गया कि इसको हम कैसे प्रूव करें, बड़ा स्मॉल सा लग रहा है। चलिए अब जिस मेथड से मैं करना चाह रहा हूँ उसी मेथड से मुझे करना नहीं चाह रहा था, उसी मेथड से मुझे करना पड़ेगा। चलिए आइए करते हैं इसी से ना। तो देखिए lambda gx lambda, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देन gx will be greater or equal to g mu plus lambda x minus mu, ये ऐसे ही मैं नहीं करना चाह रहा था, जी म्यू प्लस लेमडा, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था अगर मैं देखूं तो, अगर मैं कॉन्वेक्सिटी से मैं एक बार ना कंपेयर करके प्रूफ करना चाह रहा हूँ, अगर हो जाएगा तो उसी से मैं करना चाह रहा हूँ, जी लेमडा एक्स, नहीं लेमडा जी एक्स
प्लस 1 माइनस लेमडा जी वाई विल बी ग्रेटर देन जी लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई। अगर हम x कर देते हैं तो हो जाएगा जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर से जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको जी एक्स, चलिए सिंगल वेरिएबल के लिए था, अब ऐसा ही होगा। ठीक है, ये तरीका है कि जी एक्स विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा। एक्चुअल में ये कहां से आया है, अगर ये आप देखना चाहो तो ये आया है आपका टेलर्स एक्सपेंशन से आया है। ठीक है ना, इसी का बस मैं यूज नहीं करना चाहता, टेलर्स एक्सपेंशन से बस ये बन करके आया है कि जी ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू जी ऑफ, चलिए छोड़िए उसको, तब इसी से करते हैं। तो हमारे इस केस में क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस म्यू। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है, विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी म्यू। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ जी म्यू जो कि केवल जी म्यू ही होगा, सिंपल सा, जी म्यू तो कांस्टेंट है, जी म्यू प्लस लेमडा, और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ, फिर क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू, और फिर ये कुल मिलाकर के बचेगा जी म्यू, और जो जी म्यू है वो एक्चुअल में क्या है, जी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही है। तो यहां से प्रूफ हो गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, ये ऐसे ही प्रूफ होगा। ठीक, ये ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, बस यही था जेनसन इनइक्वालिटी। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन a इज ग्रेटर देन 0 देन प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0 इज, यहाँ पे एक ब्रैकेट ही होगा, ये इसे बोलते हैं मार्कोव इनइक्वालिटी। हाँ, मार्कोव इनइक्वालिटी ये है, इन सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके लिए मैं करवा दे रहा हूँ मार्कोव इनइक्वालिटी। तो हम लोग मान रहे हैं लेट आई हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि इसकी वैल्यू 1 होगी अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू ए होगी, 0 होगी अदरवाइज। ये ऐसे हम इसे डिफाइन कर ले रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, देन x विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए आई होगा। अब जैसे ए आई कैसे होगा कि अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो x विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए होगी, यहां से देख सकते हैं x विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए होगी, और अगर i की वैल्यू 0 होगी तो x विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। ठीक है ना, ये इस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखिए x ग्रेटर देन ए आई है, तो यानी कि हम ले रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू a एक्सपेक्टेशन ऑफ i। ठीक है, और a एक्सपेक्टेशन ऑफ i की वैल्यू क्या होगी, तो ये याद होगा विद प्रीवियस प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू a, याद होगा ना, ये मैंने वो किया हुआ था, एक थ्योरम मैंने प्रूफ किया हुआ था, उसी से ही ये वाला एक्सपेक्टेशन ऑफ i इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ये वाला, इसी से ये बात प्रूफ मैंने की है। और फिर यहां से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू a इज लेसर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपॉन में a, यहां से मार्कोव इनइक्वालिटी हो गई। फिर नेक्स्ट क्या है, ये आपका वही जेनसन इनइक्वालिटी से ही प्रूफ हो गया है, आप सिंपल यहां से कर सकते हैं, कह रहा है कि दिस प्रॉपर्टीज अंडरपिन द वेरिएंस एंड लॉ ऑफ द टोटल एक्सपेक्टेशन, यहां से आप ये बात प्रूफ कर सकते हैं। तो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई होगी। यहां से देखिए कॉन्वेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं कि जी एक्स, अब यहाँ पे ये वाला अगर हम पोर्शन प्रूफ करना चाहें
कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कैसे हो गया, तो ये तो सिंपल प्रूफ है भाई कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और फिर ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अंदर ले लेंगे, ये तो कांस्टेंट नंबर है, इस पे एक्सपेक्टेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और फिर ये माइनस 2, ये इस पे फर्क नहीं इस पे पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यहां से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। और फिर अब ये वाली बात प्रूफ करनी है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, ये कैसे होगा, तो ये भी आपका इसको अगले पेज पे कर देता हूं, कंसीडर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, ठीक है। तो अभी केवल इसको देखते हैं, कंसीडर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई को देखते हैं, तो x गिवन y क्या हो जाएगा, ये अगर हम डिस्क्रीट केस लेके चल रहे हैं तो ये x हो जाएगा इनटू प्रोबेबिलिटी दैट x गिवन y, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी दैट x गिवन y। यहाँ पे एक समझ लीजिए कि एक हमारा x के लिए एक्सपेक्टेशन है और एक y के लिए है, ऐसे चलता है एक्सपेक्टेशन ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, x इंटू ये क्या हो जाएगा pxy, ये x की रेंज चल रही है, अपॉन में py, तो अब ये y से इंडिपेंडेंट, तो 1 अपॉन py तो बाहर हो गया, और ये हो जाएगा x p x y, ये हो गया, ठीक है, ये यहां से ऐसे बन गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x p x y होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमको क्या करना है, अब कंसीडर करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, तो फिर अब यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आप देखना चाहो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन पी वाई समेशन ओवर x इंटू एक्स पी एक्स वाई, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ओवर y, ठीक है, ये y हो जाएगा 1 अपॉन पी वाई हो जाएगा समेशन ओवर x, ठीक है, पी एक्स वाई, ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, हाँ, अब हम इसे, ये y से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो यहां पे अगर आप मीन रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इंडिपेंडेंट केस लेके चलेंगे तो हो जाएगा, और ऐसे भी हो जाना चाहिए वैसे। एक मिनट, एक चीज मैं मिस आउट कर रहा हूं उसमें लग रहा है, हाँ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ एक चीज छूट गया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का जब ओपन होगा तो यहाँ पे ये तो बंद हो जाएगा, और यहाँ पे फिर पी ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी, ये पी ऑफ वाई आ जाएगा, यही तो मैं मिस आउट कर रहा था, समझ में आ गया। ये हमारा वाई के करस्पॉन्डिंग एक एक्सपेक्टेशन था, ये मैंने एक्स के करस्पॉन्डिंग बता दी, ये वाई के करस्पॉन्डिंग, जब इसको ओपन करेंगे तो इट विल बी फंक्शन ऑफ वाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू रख रहे तो ये फंक्शन ऑफ वाई बचेगा, ये फंक्शन ऑफ वाई बचेगा, तो इसको जब ओपन करेंगे तो एक हमारा पी ऑफ वाई आ जाएगा, और ये पी ऑफ वाई कैंसिल हो जाएंगे, और ये डबल समेशन y और ये x और ये x p ऑफ एक्स वाई होगा, और क्योंकि ये x है तो x हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ y हो जाएगा, तो हम समेशन चेंज कर सकते हैं, ये x कर लिया फिर x कर लिया, फिर समेशन हमारा हो जाएगा y p x y हो जाएगा, p x y हो जाएगा, और फिर यहां से हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स p ऑफ x विच विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x,
ये प्रूफ हो गया। तो यही छोटा सा प्रूफ था इसका, जो कि हम लोग को ध्यान नहीं आ रहा था अभी। तो हमें उम्मीद है कि इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ये हमारे ग्रेजुएशन की फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चलती हैं, और जिसकी इस समय जो ऑफर प्राइस चल रही है मात्र 1250 रुपए है। DNS20 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 1000 में मिल जाएगी नवोदय बैच उत्तरी, जिसकी वैलिडिटी आपकी 3 मंथ की है, और जिसकी ये ड्यूरेशन 3 मंथ की है। वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक चलेगी, पूरा एग्जाम तक आप ये यूज कर सकते हैं। इस ऑफर प्राइस में विद DNS20 का कूपन कोड लगाने पर जो डिस्काउंट आपको फिर मिलने के बाद जो कोर्स आपको अवेल होगी, उसमें 4 पेपर होंगे, जिसमें दो पेपर आपके मेजर के होंगे, 2 माइनर के होंगे, और आपको कंप्लीट वीडियो अच्छे से डिस्क्राइब फॉर्म में आप लोग को अच्छे से पढ़ाया गया। आप उसे लेक्चर को देख सकते हैं, बहुत बच्चे देख भी रहे हैं। और कोर्स की जो फीचर है, आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास भी मिलेगा, इसमें हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, PYQ भी कराया जाएगा, वन शॉट रिवीजन आपको यूनिट वाइज भी कराया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हमारे DNS एजुकेटर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।